हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विंसेंट वैन गो। ये एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं और डच आर्टिस्ट हैं। वैन गो का जन्म 18 मार्च 1853 एवं मृत्यु 27 जुलाई 1890 में हुई। किसी भी व्यक्ति के साथ यही होता है कि वह जन्म लेकर भी जन्मता नहीं है, जीवित रहकर भी अनाम भीड़ के बीच अजन्मा जैसा ही चला जाता है। अन्यथा हर व्यक्ति अपनी मृत्यु साथ लेकर आता है और दिन तिल तिल मरता रहता है और एक दिन मृत्यु उसके अस्तित्व को दृष्टि से भी ओझल कर देती है। फिर समय उसकी स्मृति को मृत्यु के साथ डुबोता चला जाता है। तब कहीं नहीं रहता वह किसी भी अंश में, किसी भी स्मृति में। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म के साथ समय और जीवन के समानांतर जीते हैं और शरीर की सीमा पार करने के बाद भी समय जिनकी स्मृति को वहन करता है, क्योंकि वह अपने लिए एक संकीर्ण परिधि में नहीं जीते। वे जीवन के स्वभाव गुण धर्म को वहन करते हैं, आत्मसात करते हैं। वे मानवीय सुख दुख को अपने परिवेश की पहचान होते हैं। चित्रकार विंसेंट वैन गो भी इसी की एक स्मृति है, जिसकी मृत्यु को वर्तमान दशक में 100 वर्ष बीत चुके हैं। उसका अपना कुछ था ही नहीं, जैसे वह जिन सुख दुखों के बीच जन्मा था उन्हीं की पहचान बना, उन्हें ही चित्रित किया, उन्हें ही सहा, उन्हें अपने जीवन में व्यक्त किया। किसी का भी दुख उसकी अपनी संवेदना होती थी। पीड़ित श्रमिक वर्ग, शोषित नारी, अभावग्रस्त परिवार, दोषारोपित समाज द्वारा दंडित, पीड़ाएं झेलते बंदी जैसे उसकी सारी सार्थक उसके दुखों को पी जाना चाहती थी। वह उन्हीं के लिए जीना चाहता था। अपने एक पत्र में उसने लिखा था, आई वॉन्ट टू पेंट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी एंड अगेन ह्यूमैनिटी। विंसेंट वैन गो की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ, कैसे और कब हुई, इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। जन्म से डच स्वभाव से मानव एक संवेदनशील नागरिक और कर्म से चित्रकार। वह 30 मार्च 1853 में हॉलैंड के गुटजुंड नगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। भाई बहनों से भरा पूरा परिवार। पिता धर्मोपदेशक थे। आरंभ में उसने यही निर्णय लिया था कि अतिरिक्त शिक्षा योग्यता के प्रमाण पत्र तो देती है, शायद सामाजिक सम्मान भी, पर वह समाज की अमानवीय संरचना में सहज आदमी के दुखों से ऐसा वास्ता तो नहीं रखती कि पीड़ित मानव को कोई संबल और सांत्वना या दुख का विकल्प सुख दे सके। अतः आरंभ में उन्होंने धार्मिक उपदेश देकर निस्वार्थ और अभावग्रस्त लोगों को मानसिक शांति देनी चाहिए। पर शोषित वर्ग की पीड़ा धर्मोपदेशों से कहाँ कम होती है। फिर कुछ माह तक वे इंग्लैंड में अध्यापक रहे। शायद नई पीढ़ी को संवेदनशील बनाना चाहते थे, पर असफल रहे। पुनः बेल्जियम में एक संस्था दुखी और पीड़ित की सहायतार्थ आरंभ की, पर प्रशासकों और सामंतवादियों के क्रुद्ध मानसिकता का शिकार हुए, किंतु हारे नहीं, क्योंकि अभावग्रस्त मानव की पीड़ा से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते थे। उनके दुखों को दूर करने में अरसे तक भूखे भी रहना पड़ता। जीवन और जीवन के प्रति अपनी इस आसक्ति से वह स्वयं को मुक्त नहीं करा पाए। उन्हें जो अपने प्रयत्नों में अपने अस्तित्व को प्रतिबिंबित देखने को मिला था, यह कि वह एक अनाकर्षक व्यक्ति हैं। उनका बोलना भी सम्मोहक नहीं है।
तब चित्रकला को उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का संदेश माध्यम बनाया और समकालीन कला आंदोलन के मध्य से गुजरकर भी उनकी कला के कलात्मक स्वरों को नापती रही और कला रहकर भी वह मानवीय संवेदनाओं के चित्र और उनकी प्रामाणिक प्रस्तुति बनी। किंतु समाज की संरचना भले ही आरंभ में किन्हीं मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुई हो, पर उसका निर्वाह परंपरा से चालाक लोगों के ठेकेदारी रहा है, जो अपने लिए सुख सुविधा वासना के साधन जुटाकर शेष को गुलाम बनाकर रहे आना चाहते हैं। उनकी इस राजनीति में जो भी बाधक बनता, उसके लिए जो क्रॉस और कीले वह हमेशा रखता है, वही वैन गोग को भी मिला। उसे क्रॉस पर ठोका नहीं गया, आल हत्या के लिए बाध्य नहीं किया, सुविधा जीवी समाज ने स्वीकार नहीं किया उसे, तथापि वह भी स्वयं को बदल नहीं सका। उसका चित्र दुख समाज से शोषित पराजित एक बीमार वेश्या का चित्र है, जिसे वह उसके निरीह बच्चों के साथ सड़क पर से अपने निवास उठा लाया था। सप्ताह भर स्वयं भूखे रहकर उसकी चिकित्सा कराई। चाहा था कि वह उसकी पीड़ा को वरण कर ले, घर पर रहकर उसे सम्मानजनक जीवन दे, पर वह स्त्री तो समाज के षड्यंत्र में पत्नी थी, उसी का हिस्सा बन गई। ठीक होते ही उसे छोड़कर चली गई। पुनः वैन गॉग जब उसे उस दलदल से निकालने गया तो उसने वैन गॉग का उपहास किया। तुम मुझे प्यार करते हो तो अपना कान काट कर मुझे दे दो। वैन गॉग ने कान काटकर उसे भिजवा दिया, पर वह समाज की दलदल से बाहर नहीं आई। जिनके दुखों के मध्य जिनके लिए जिया, वैन गॉग वे उसके लिए कुछ न कर सके और वैन गॉग उनके लिए उनकी संवेदनाओं को चित्रित करता टूटता गया, शरीर से, मन से, घर से, समाज से। उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। 1885 की पहली कृति पोटैटो ईटर्स एक ऐसे ही अभावग्रस्त परिवार का चित्र है, जहां दिन भर की थकान के बाद खाने के नाम पर 4 परिजनों के मध्य मात्र आलू हैं। डबडबाई हुई आंखों और हारे हुए चेहरे वैन गॉग की अभिव्यक्ति के पैनेपन का प्रमाण बने हैं। यहाँ इसी तरह का उसका एक अन्य चित्र है, द प्रिजन वार्ड। ऊंची पथरीली दीवारों के मध्य चक्कर काटते वृक्ष कैदी उनकी भावना भी जैसे वैन गॉग का असहाय थी, वैन गॉग को असहनीय थी। इस दुख से निवृत्त होता तो वह जीवन को संपन्नता देने वाले खेत तारा वालियों में से चंद्रमा सूरज से संपन्न आकाश चित्रित करता, जीवनदारी सूर्य चित्रित करता और उसकी स्वर्णिम पीली आभा में स्वयं को डुबो डालना चाहता था। इसलिए सूरजमुखी के फूल उसने बहुत चित्रित किए। खेतों में अन्न खाकर फसल उजाड़ते कौवे उसे जैसे विक्षिप्त कर देते, उसे उनमें से वह सब दिखाई पड़ते, शायद जो समाज में दूसरों का श्रम चालाकी से खाए जा रहे हैं, पर उसके वर्तमान में उसे किसी ने नहीं स्वीकारा। न प्रेमिका ने, न वेश्या ने, न धर्म ने, न अध्यापक ने, न कला आंदोलनों ने, न घर में, न मित्रों ने। जैसे सभी के लिए वह असहज और असामाजिक था। बस उसे संबल दिया तो उसके भाई थियो और भाई के मित्र डॉक्टर गाशे ने। वे सहृदय थे, समय समय पर उसके चित्रों की प्रदर्शनी करते, फिर स्वयं ही उसके लिए चित्र खरीद लेते, उसे शायद सांत्वना देते थे। उस पर अभावग्रस्त लोगों के लिए अभावों से जूझता रहा।
27 जुलाई को उसने एक रिवॉल्वर खरीदी। जब भी वह लैंडस्केप में पीले पके खेत पेंट करने जाता था, फिर फसल खाते कौवे को देखता था, उसे सहन नहीं होता। सोचा था रिवॉल्वर से कौवे को मार दूंगा, पर अपनी असमर्थता पर उसे गुस्सा उतरा और 28 जुलाई 1890 को पेंट करते कौवों को उड़ाते आखिरी गोली उसने अपने स्वयं को मार ली। उसे उसके भाई थियो ने डॉक्टर गाशे के पास लाए, पर वह उसे बचा नहीं सके। मिजरीज ऑफ मैन विल नेवर एंड उसके अंतिम शब्द थे, और उसके वर्तमान समाज ने उसे यंत्रणा देने में, अपमानित करने में कोई कसर नहीं रखी। अभी कुछ समय पूर्व समाचार था कि उसके चित्र आज तक बिके चित्रों में विश्व में सर्वोच्च मूल्य पर बिके हैं। जिस समाज ने घेर कर उसे आत्महत्या के लिए विवश किया, उसकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद उसके चित्रों की यह कीमत। विंसेंट वैन गो की कलाकृतियाँ। वैन गो ने 8100 तेल चित्रों और 1300 से अधिक वाटर कलर ड्राइंग और स्केच से मिलकर 2100 से अधिक कार्य पूर्ण किए। उनके कई चित्र अब दुनिया में सबसे महंगे हैं। इराइजेस एक रिकॉर्ड $53.9 मिलियन में बिका। पोर्ट्रेट ऑफ गोशे $82.5 मिलियन में बिका। वैन गो की कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियाँ तारों भरी रात, द स्टारी नाइट, सूरजमुखी, आत्मचित्र, शयन कक्ष। तारों भरी रात उन्होंने अपनी मृत्यु से 1 वर्ष पूर्व सन 1889 में फ्रांस के सेंट रेमी में रहने वाले आश्रम में यह पेंटिंग बनाई। चित्र में कल्पना, स्मृति, भावना और अवलोकन का संयोजन। कैनवास पर तेल चित्र एक भावपूर्ण आकाश रात और एक सोते हुए गांव दर्शाती है। चित्र सूरजमुखी में फूलों की उत्तम प्रकृति को उन्होंने कितनी अच्छी तरह समझा है। आत्मचित्र के विषय 10 वर्षों के दौरान वैन गो के चित्र और चित्र दोनों के रूप में 43 से अधिक आत्मचित्र बनाए। वैन गो ने अपनी बहन को पत्र में लिखा है, मैं फोटोग्राफर द्वारा प्राप्त की तुलना में गहरी समानता की तलाश कर रहा हूँ। उन्होंने एक पत्र में अपने भाई को लिखा, लोग कहते हैं और मैं यह मानने को तैयार हूँ कि खुद को जानना कठिन है, लेकिन खुद को रंगना आसान नहीं है। या तो रोबोट द्वारा चित्रित चित्र प्रकृति के दृष्टिकोण से अधिक है, वह एक रहस्योद्घाटन की तरह है। वैन गो के स्वयं के चित्र अब दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शित किए जाते हैं, जिनमें वाशिंगटन डीसी, पेरिस, न्यूयॉर्क इत्यादि शामिल हैं। इस पेंटिंग का नाम है पोटैटो ईटर्स, यानी कि आलू भक्षी, जो वैन गो की प्रमुख कृतियों में से एक है। इसमें श्रमिक वर्ग है जो थका हारा गांव अपने श्रम करके आता है और मात्र आलू के वो भोजन करता है, आलू से अपनी क्षुधा को तृप्त करता है। विंसेंट वैन गो की अगली प्रमुख और प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम है सूरजमुखी के फूल। नेक्स्ट है स्टारी नाइट, यानी कि तारों भरी रात। आत्मचित्र। वैन गो ने, जैसा मैंने पहले बताया, आत्मचित्र बहुत सारे बनाए हैं। थैंक यू सो मच।